तो स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 56 से। वैसे मैं चैनल पे चेक कर रहा था तो वीडियोस सिर्फ सेक्शन 41 तक की ही अवेलेबल हैं। 42 से लेकर 54 तक के जो सेक्शंस हैं वो उसका एक वीडियो मिसिंग है। सो आई विल अपलोड दैट आल्सो एट अ लेटर स्टेज। बट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द नोट्स द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 which is we will be discussing section 56, 57 and 58। ठीक है, पिछली कुछ एक दो क्लासेस में हम ऑलरेडी इससे पढ़ तो चुके हैं बेयर एक्ट से, बट मैं चाहूंगा एक बार नोट से इसका और रिवीजन आपका हो जाए, सो दैट विल बी अ बेटर सिचुएशन। और अब सीक्वेंस में हमारे नोट्स के हिसाब से ही चलता रहेगा आगे। दिस इज पार्ट 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि जिसका नेम क्या है, दिस इज नेम्ड एज ऑन प्रूफ। और इसमें चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं जो डील करता है किससे, फैक्ट्स व्हिच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। तो सबसे पहली बात तो देखें कि हमारा जो पार्ट 2 है वो क्या कह रहा है, ऑन प्रूफ, दैट इज हर चीज का प्रूफ दिया जाएगा। और उसी का चैप्टर 1 कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रूफ नहीं देने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, आई रिपीट, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है दैट इज every fact and issue and every relevant fact, every fact and issue and every relevant fact needs to be proved, evidence needs to be given for every fact and issue and every relevant fact। इसके अलावा किसी अदर फैक्ट का एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 56, 57 एंड 58 इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है, दैट इज एविडेंस नीड टू बी गिवन फॉर एवरी फैक्ट एंड इशू एंड एवरी रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट जो कि सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 में डिफाइंड है, और फैक्ट एंड इशू जो सेक्शन 3 में डिफाइंड है, राइट। तो सेक्शन 56, 57 एंड 58 क्या है, ये इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। दैट इज द एविडेंस नीड्स टू बी गिवन फॉर एवरी फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, दिस इज अ जनरल रूल। और इसका एक्सेप्शन है हमारे पास में सेक्शन 56, 57 एंड 58। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर 3 सेक्शन कहते हैं हमें फैक्ट्स जो कि सेक्शन 56, 57 और 58 में आ रहे हैं उनका किसी भी तरह का एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी वो 2 चीजें हैं? पहला तो ये कहते हैं कि जो कोई भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स हैं, जो कोई भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स हैं उनका एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई फैक्ट्स जिनका कोर्ट खुद ही नोटिस ले सकती है, कोर्ट को खुद ही उम्मीद की जाती है कोर्ट से कि इन चीजों की नॉलेज कोर्ट को होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, जिसका लॉ हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम इंडिया है। ऑब्वियसली एवरी कोर्ट मस्ट नो दैट अगर किसी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कोई स्पीच दिया, कोई लॉ पास हुआ इन द पार्लियामेंट, तो उस लॉ की, उस स्पीच की नॉलेज कोर्ट को होनी ही चाहिए। वी कैन जस्ट अज्यूम दैट थिंग एंड दैट इज, ये कोई बहुत बड़ा अजम्पशन नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट के जिस चीज के लिए हम ये मान के चलते हैं, जिन बातों की नॉलेज कोर्ट को होनी चाहिए, अगर उन चीजों का एविडेंस भी हम देने लगेंगे तो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत लेंदी हो जाएंगी। इसलिए साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसे फैक्ट्स जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये बात सेक्शन 56 में ही लिखी है, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। किस चीज से एविडेंस से उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, कौन से चीजों को, ऐसे फैक्ट जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा ये आता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, जो कि सेक्शन 58 में लिखा है। तो उसके लिए क्या है, देखिए आपको ध्यान है, फैक्ट इन इशू किसे कहते हैं? फैक्ट इन इशू का मीनिंग होता है ऐसा कोई फैक्ट जो कि एक पार्टी तो असर्ट करती है, ये पार्टी ए एंड पार्टी बी, दीज आर द 2 पार्टीज टू द सूट। कोई एक ऐसा फैक्ट जिसे पार्टी ए असर्ट करती है और पार्टी बी डिनाई करती है, या फिर पार्टी बी असर्ट करती है और पार्टी ए डिनाई करती है। कोई भी ऐसे फैक्ट्स जिसे
प्रोसीडिंग के जिसे केस की एक पार्टी असर्ट करती है, एक्सेप्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, ऐसे फैक्ट्स को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। अब सपोज करें कोई एक ऐसा फैक्ट है जिसे पार्टी ए ने असर्ट किया और पार्टी बी ने एडमिट कर लिया, पार्टी ए ने असर्ट किया और पार्टी बी ने एडमिट कर लिया, तो वो फैक्ट इन इशू हुआ ही नहीं, वो तो क्या हो गया, वो एडमिटेड फैक्ट हुआ। तो एडमिटेड फैक्ट के लिए एविडेंस देने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि हमें एविडेंस तो देना है सिर्फ फैक्ट इन इशू का, हमें एविडेंस देना रेलेवेंट फैक्ट का और फैक्ट इन इशू का। ऐसा कोई फैक्ट जो कि एक पार्टी ने प्रेजेंट किया कोर्ट में और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो फैक्ट इन इशू बना ही नहीं। जब वो फैक्ट इन इशू नहीं बना तो उसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की, एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। जनरल रूल तो कहता है दैट एवरी fact in issue and every relevant fact needs to be proved through evidence, और सेक्शन 56, 57 और 58 उसका जनरल एक्सेप्शन जो है, उसके जो एक्सेप्शन है वो क्या है, that is the facts of which court should take judicial notice, judicially noticeable facts need not to be proved, and secondly admitted facts need not to be proved। सेक्शन 56 की लैंग्वेज एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। No facts of which the court will take judicial notice need to be proved। ऐसे फैक्ट जिनको का कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए या जुडिशियल नोटिस कोर्ट जिनका लेगा, तो ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। एक केस लॉ है डिंशो रूसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 1557। इस केस में ये हेल्ड हुआ था, कोई ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो कि मेन इशू के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट हैं, तो कोई एक फैक्ट इन इशू है और उसके ऊपर बिल्कुल सब्सिक्वेंट उसके जो इवेंट्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए माना जाएगा डिजर्व्स टू बी टेकन नोट ऑफ, ऐसा माना जाए कि उसका तो जुडिशियल नोटिस कोर्ट को अपना आप ही लेना चाहिए। एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के ऊपर किसी पर्सन ने शूट किया बाय अ गन, एक पर्सन ने क्या किया, शूट किया, राइट, फायर किया, और फिर उस पर्सन को जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, ड्यूरिंग द ट्रांजिट उसको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे उसके रास्ते में डेथ हुई, एट द ऑन द स्पॉट डेथ नहीं हुई, रास्ते में डेथ हुई। तो ऑब्वियसली पहला तो इशू क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है कि क्या इसके ऊपर फायर किया गया या नहीं, और उसी के सब्सिक्वेंट है कि इसकी जो डेथ हुई है वो गोली लगने की वजह से ही हुई होगी। अब इस चीज को प्रूव करने की कहां जरूरत पड़ रही है, राइट। तो इस बात को हेल्ड हुआ था, ये 2017 का केस है, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैविंग अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द इशू डिजर्व्स टू बी टेकन नोट ऑफ। एक और केस लॉ है 1993 का, ये केस है जयशंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1993, held that judicial notice of fact that many blind persons have acquired great academic distinctions can be taken by the court। क्या कि भाई जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स भी अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेके अपनी स्टेटस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंड है तो एकेडमिक्स में अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं ला सकते और कोई अच्छी क्वालिटी अपनी शो नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं दैट द पर्सन वाज ब्लाइंड स्टिल ही हैज शोन एक्सपर्टाइज इन द एकेडमिक्स। अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम्स में उसने पर्सन ने बहुत अच्छा किया। तो इस चीज का तो कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि पर्सन ब्लाइंड है उसके बावजूद वो कर सकता है। ये इट्स अ जुडिशियल, द कोर्ट शुड टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जिनमें डिफरेंट स्टेजेस पे हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने ये हेल्ड किया कि कौन कौन सी चीजों का जुडिशियल नोटिस लिया जा सकता है। बट अगर हम बात करें एक लिस्ट की, तो सेक्शन 57 हमें कैटेगोरिकली लिस्ट प्रोवाइड करता है फॉर द थिंग्स फॉर विच द कोर्ट शुड टेक द जुडिशियल नोटिस। और उसके लिए क्या लिखा है कि यहाँ सेक्शन 57 में जो लिस्ट प्रोवाइड है उसके लिए कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो सबसे पहला, ऑल लॉज इन इंडिया, इंडिया की जो टेरिटरी, लॉज इन फोर्स इन इंडिया,
इंडिया की जो टेरिटरी है इसमें जो भी लॉज इन फोर्स हैं आज की तारीख में, जो भी एप्लीकेबल हैं, उन सब का जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा। आईपीसी में क्या लिखा है, सीपीसी में क्या लिखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है, इस बात को हम थोड़ी ना प्रूव करेंगे, इस बात का तो कोर्ट खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लेगा, राइट। अब लॉज जो ये वर्ड है, लॉज को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताएंगे दैट वर्ड लॉ हैव बीन डिफाइंड वेयर। फाइन, मैं आगे बढ़ रहा हूं आप लोगों के आंसर का वेट करते हुए। फर्दर, एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूके, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि यूके की पार्लियामेंट में पास हुआ है उसका भी जुडिशियल नोटिस हमारे इंडियन कोर्ट्स को लेना ही है। फर्दर, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें जो बहस होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, जो पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट यूके की है चाहे वो पार्लियामेंट इंडिया की है, इन दोनों का भी जुडिशियल नोटिस, इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट का जुडिशियल नोटिस अपने आप ही कोर्ट लेगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हैं, वो फाइनेंस बजट प्रेजेंट करते हैं, तो अब इस बात को प्रूव करने की कहां जरूरत है, वो तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में की प्रोसीडिंग का पार्ट है। सो इट द कोर्ट शैल टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट, राइट। इसके बाद आता है आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। कोई आर्मी एक्ट बना हुआ है, नेवी एक्ट बना हुआ है, आर्मी इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जो लॉज बने हुए हैं, लॉज के अलावा हम कह सकते हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, क्यों उनकी जो वर्किंग्स हैं उनके, वो कैसे गवर्नस होंगी, उनके वॉर सिचुएशन में उनके क्या राइट्स रहेंगे, ड्यूटीज रहेंगी, उन सारों के बारे में भी कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही है। इसको डायरेक्टली आप कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे ऑल लॉज फोर्स इन इंडिया का जब जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले रही है, तो जो हमारे इंडियन टेरिटरी में आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए जो लॉज बने हुए हैं वही आ गए आर्टिकल्स ऑफ वॉर में, तो उसका जुडिशियल नोटिस भी कोर्ट लेगा। देन सील्स ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन कोर्ट्स, इंडिया की कोर्ट की कोई सील है या जो इंग्लैंड की कोर्ट की जो सील है उनका भी जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना ही है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे यूके, इंग्लिश कोर्ट, इंग्लैंड, इनका रेफरेंस दिया गया है, तो इन बात को आपको ध्यान रखना है। ज्यादातर रिलेवेंट नहीं है आजकल के टाइम पे, बट फिर भी जो सेक्शन में लिखा हुआ है वो हमारी नॉलेज में होना ही चाहिए। तो सबसे पहले लॉज फोर्स इन इंडिया, लॉज इन फोर्स इन इंडिया, देन एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके, देन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ यूके एंड इंडिया, आर्टिकल्स ऑफ वॉर, देन सील ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन कोर्ट्स। देन आता है द नेम, टाइटल एंड सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफिस, किसी भी ऑफिस के जो नेम, टाइटल एंड सिग्नेचर है, उस ऑफिस में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उस ऑफिस में बैठे हुए किसी पर्सन ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया है, कोई डिसीजन पास किया है, उस डिसीजन के ऊपर उसके सिग्नेचर हैं, इन बातों का जुडिशियल नोटिस खुद ही कोर्ट लेगा। एंड टाइटल एंड द नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट, हमारे कंट्री में एक राज्य है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, एक राज्य है जिसका नाम राजस्थान है, एक राज्य है जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर है, हमारे कंट्री का नाम इंडिया है, हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग कैसा है, तो इन बातों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दीज आर द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। जियोग्राफिकल डिविजन्स, पब्लिक फेस्टिवल्स, होली, दीपावली, हॉलीडेज, ऑफिशियल गजट में जो हॉलीडेज बता रखे कि दीपावली की छुट्टी कब से कब तक हुई, राइट, 2 अक्टूबर को नेशनल फेस्टिवल होता है। तो इस तरह के जो चीजें, ज्योग्राफिकल डिविजन्स के का मीनिंग का है कि हमारे कंट्री में कौन कौन से स्टेट कितने का ज्योग्राफिकली किस तरह से उनको डिवाइड कर रखा है, इन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दीज फॉर दीज फैक्ट्स द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। The territories under the dominion of the government of India, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमिनियन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यू कैन से पोजीशन में, पोजीशन तो वर्ड नहीं कहना चाहिए बट कंट्रोल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कौन कौन सी टेरिटरीज हैं। ऑब्वियसली द इंटरनेशनल टेरिटरीज वी आर टॉकिंग अबाउट, जो
इंटरनेशनल टेरिटरीज हमारे स्टेट्स की हैं जो अदर कंट्रीज से टच होती हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमिनियन में कौन कौन सी टेरिटरीज है, इसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट अपने आप में लेगा, राइट। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मैं बता दूं, ये वर्ड मैंने पूछा था लॉज कहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसको आपको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें डिफाइन करता है लॉ। व्हाट डज लॉज मीन? सो लॉज इन फोर्स इन इंडिया, इनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेगा, और लॉज को डिफाइन करता है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। In all these cases and also on all matters of public history, अब कोई पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज है, लिटरेचर से रिलेटेड कोई चीज है, साइंस या फिर आर्ट से रिलेटेड कोई बात है, द कोर्ट मे रिपोर्ट फॉर इट्स एड टू एप्रोप्रिएट बुक्स। तो वैसे तो पब्लिक हिस्ट्री से रिलेटेड, लिटरेचर या साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड जो बातें हैं उनका जुडिशियल नोटिस भी कोर्ट लेगा, बट अगर कोर्ट चाहे देन द कोर्ट मे रिपोर्ट एन एड यानी मदद मांग सकता है। कोर्ट अगर चाहे तो मदद मांग सकता है, किस बात की? कि भाई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो चलिए वो पर्टिकुलर बुक लाके प्रेजेंट कीजिए एज अ डॉक्यूमेंट फॉर रेफरेंस, मदद के लिए, एज एन एड एंड एज अ रेफरेंस वो बुक प्रेजेंट कीजिए जिसमें ये हिस्ट्री की बात लिखी हुई है। या लिटरेचर की आप बात कर रहे हैं तो वो बुक प्रेजेंट कीजिए जिसमें ये बात लिखी हुई है। साइंस और आर्ट की बात कर रहे हैं तो किसी न किसी बुक में ये बात लिखी हुई होगी तो प्रेजेंट कीजिए। तो कोर्ट ऐसा मांग सकता है। द कोर्ट मे रिपोर्ट फॉर इट्स एड टू एप्रोप्रिएट बुक्स, अपनी मदद के लिए, कोर्ट अपनी मदद के लिए उस बुक को रेफर कर सकता है जिस बुक में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, लिटरेचर से रिलेटेड हैं, राइट। अब देखिए एक और बात लिखी है, इफ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन बाय एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट इट मे रिफ्यूज टू डू सो। जो ऊपर 9 पॉइंट्स हमने अभी रीड किए सेक्शन 57 में, उसके लिए कोर्ट बाउंड है जुडिशियल नोटिस लेने के लिए। क्लियर? क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा हुआ कोर्ट शैल टेक, तो इन 9 पॉइंट्स का जुडिशियल नोटिस लेने के लिए तो कोर्ट बाउंड है, कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अगर कोई एक पार्टी टू द सूट है और वो पार्टी टू द सूट कहती है एक पर्टिकुलर फैक्ट के लिए कोर्ट को कि कोर्ट यू शुड टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस फैक्ट, जज साहब इस पर्टिकुलर तथ्य का तो आप स्वतः ही संज्ञान लीजिए, आप खुद ही इसको मानने मानिए इसका। तो अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसके लिए कोई एक पर्सन कह रहा है, यहाँ ऊपर 9 पॉइंट्स में कर नहीं रहा है, पर किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट के लिए अगर कोई पार्टी टू द सूट कोर्ट को कहती है कि आप इसका जुडिशियल नोटिस लीजिए, देन द कोर्ट मे रिफ्यूज। क्योंकि ऊपर जो 9 पॉइंट्स हैं उनके लिए वो बाउंड है, लेकिन जिस फैक्ट के लिए पार्टी टू द सूट ने कहा है उसके लिए कोर्ट बाउंड नहीं है। कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है ऐसी बात को कि नहीं, हम इस बात का जुडिशियल नोटिस नहीं ले रहे हैं। और लेकिन उसके साथ में क्या है, रिफ्यूज टू डू सो अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि सच पर्सन प्रोड्यूसेस एनी सच बुक और डॉक्यूमेंट एज इट मे कंसिडर नेसेसरी टू इनेबल इट टू डू सो। तो जब तक कि वो पर्सन कोई एक ऐसी बुक या कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ना कर दे जो उसकी बात को सपोर्ट कर रहा हो। तो ऊपर ये जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा था, इसी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा रिलेटेड ये बात आ जाती है कि कोई एक फैक्ट के लिए अगर कोई पर्सन कहता है कि इसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना चाहिए, तो कोर्ट उसे रिफ्यूज भी कर सकती है। और कब तक रिफ्यूज करेगी? जब तक कि उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या बुक प्रेजेंट ना कर दी जाए फॉर सपोर्टिंग द फैक्ट, राइट। तो ये था। अब आते हैं हम सेक्शन 58 की तरफ। अगर किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट अराइज होता है, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट सेक्शन। सेक्शन 58 ये कहता है द फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि हर फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाना जरूरी है। सेक्शन 56 ने कहा कि जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनके एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 58 ये कहता है एडमिटेड फैक्ट जो है उनको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनका भी एविडेंस लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एडमिट कर दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है सेक्शन की बेरक लैंग्वेज।
no facts need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents. ये इंपॉर्टेंट बात है, किसी फैक्ट को एडमिट करने का राइट किसके पास में है? क्या सिर्फ पार्टीज टू द सूट? तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 58 में, देयर एजेंट्स आल्सो आर एंटाइटल्ड टू एडमिट द फैक्ट, सो व्हिच द पार्टीज देयरटू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग। जब कोर्ट की ट्रायल चल रहा है, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, उस प्रोसीडिंग के दौरान जो पार्टीज टू द सूट हैं और उनके जो एजेंट्स हैं, उन्होंने अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया, उसे फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और विच बिफोर द हियरिंग, और या फिर या तो एट द हियरिंग या फिर बिफोर द हियरिंग उन्होंने एडमिट कर लिया, दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स। यानी कि कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने आपस में एक तरह का एग्रीमेंट हो गया, they agree to admit by any writing under their hand, आप खुद ही लिखकर एग्री कर लिया कि हाँ इस बात के लिए तो हम दोनों सहमत हैं। तो ऐसी चीजों को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और which by any rule or proceeding in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, और या फिर कोई ऐसा रूल उस समय चल रहा हो, रूल इन फोर्स हो, जो ये इनको एडमिट करवा देता हो। तो सीधी सीधी बात यह है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी पार्टी ने या उस पार्टी के एजेंट ने अगर एक बार एडमिट कर लिया है, उसे कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन। कोर्ट तो देखिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है ये चीज की, राइट। सो प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admission। तो अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के ऊपर ये वाले सेक्शन बाइंडिंग नहीं है, लाइक सेक्शन 57 तो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग था, लेकिन ये वाला सेक्शन कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर कोर्ट चाहे तो एडमिटेड फैक्ट के लिए भी, कोर्ट एडमिटेड फैक्ट के लिए भी अगर चाहे तो उसे प्रूव करने के लिए डिमांड कर सकता है कि नहीं आप इसे भी प्रूव कीजिए। बट नॉर्मली कोर्ट अब ऐसा समय क्यों खराब करेगा? एक पार्टी ने फैक्ट को असर्ट किया है, दूसरी पार्टी ने उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, then why to waste the time unnecessarily to call for the evidence and proving that particular fact which has already been admitted by both the parties। तो ऐसा कोर्ट करता नहीं है। बट जहां पे कोर्ट को किसी तरह का कोई संदेह उत्पन्न हो रहा हो, कोर्ट को लग रहा हो कि ये कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए इस फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं, वहां पे कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो कोर्ट को डिस्क्रिशन दे रखा है इस बात का। तो आज की क्लास में हमने सेक्शन 56, 57 और 58 को डिस्कस किया, जो कि क्या है, जनरल रूल, दैट इज ऑल फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस, ऑल रेलेवेंट एंड फैक्ट इन इशू नीड्स टू बी प्रूव्ड थ्रू एविडेंस। इस जनरल रूल के एक्सेप्शन से डील करते हैं तीनों के तीनों सेक्शन, और चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में ये कवर होते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूं, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, येट टुमारो इज अ संडे सो स्टिल द क्लास विल बी देयर। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो डील करता है ओरल एविडेंस से। ओके, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो मेंशन करें।